हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने 10th क्लास के लेक्चर सीरीज में। और हम लोग क्लास 10th की पढ़ रहे हैं मैथ, और उसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है सॉल्व कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के आगे बढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो है कि जाँच कीजिए कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे n अंक 0 पर जो है समाप्त होता है। यानी कि हमें यहाँ देखना है किसी भी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहले बात आती है प्राकृतिक संख्या की। तो प्राकृतिक संख्या आपने पढ़ा है, तो प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1, 2, 3, 4 से लेके कहाँ तक होती है, इनफाइनाइट तक। और 6 पे n, तो 6 पे n का मतलब क्या हुआ, 6 पे जो n है तो 6 पे n जो है यानी कि 6 पे प्राकृतिक संख्याओं का समूह होगा। तो उस तरह से हम जो है 6 पे n को डिनोट करते हैं। तो देखते हैं हम 6 पे n को किस तरह से लिख सकते हैं। 6 पे 1 लिख सकते हैं, 6 पे 2 लिख सकते हैं, 6 पे 3 लिख सकते हैं, 6 पे 4 लिख सकते हैं। यानी कि 6 के ऊपर हम प्राकृतिक संख्याओं को लिखते जाएंगे। इस तरह से डॉट डॉट हम कहाँ तक लिख सकते हैं, 6 पे n तक लिख सकते हैं। अब हमें ज्ञात ये करना है, हमें विचार ये करना है इस क्वेश्चन में कि जो 6 पे n है यानी कि जो 6 पे प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्या वो 0 अंक पर समाप्त हो सकती हैं कि नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो 0 अंक समाप्त होने का मतलब ये हुआ कि उस संख्या के अंत में 0 आना चाहिए। यानी कि जैसे मैं लेता हूँ 30, तो 30 क्या होता है, 30 अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे कि हाँ सर 30 जो हमारी संख्या है उसके अंक में जो है अंत में 0 आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं हाँ ये अंक जो है ये 0 पर समाप्त हो रहा है। हम ले सकते हैं 420 यानी कि 420। अब देखिए 420 में भी लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं हाँ जो हमारी 420 जो संख्या है वो क्या है, 0 पर समाप्त हो रही है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि 6 पे अगर हम 1 करें यानी कि 6 का हम 1 करें, 6 पे स्क्वायर करें, 6 पे क्यूब करें, तो क्या उसका मान कभी 0 पर समाप्त हो सकता है, वो चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं इस तरह से कि अगर हम 6 पे 1 करते हैं तो हमारा क्या होता है, 6 पे 1 करेंगे तो 6 होगा, 6 पे 2 करेंगे तो हमारा 36 होगा। अगर 6 पे आप 3 करेंगे तो आपका 216 मिलेगा, और 6 पे 4 करेंगे तो आपको 1296 मिलेगा। और आप जो है इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपको ये मिलेगा कि 6 पे n करने पे जो है हमारी संख्या कभी 0 पे आएगी ही नहीं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 6 की जो घात है वो अगर प्राकृतिक संख्या करें यानी कि n करें तो हमारी संख्या कभी 0 नहीं आ सकती। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आखिरकार 0 क्यों नहीं आ सकती है, ये चीज़ जो है समझने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला, आपको मैं बहुत ही इजी वे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं देर ना करते हुए। तो यहाँ पे जो है n का मान हमने रखा, तो हमारा जो है 0 नहीं आ रहा है। ये क्यों नहीं आ रहा है ये चीज़ हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर कोई संख्या है, अगर उसके अंत में 0 आता है तो उसका हम पहले गुणनखंड करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 30 है, तो 30 का हम अगर गुणनखंड करें तो हो जाएगा 2 15 30, 3 5 15 और 5 1 5। इसका जो गुणनखंड होगा 30 का वो होगा 2 गुणे 3 गुणे 5 होगा। और इसी तरह से अब देखिए ये जो हमने गुणनखंड किया 30 का, इसमें क्या आ रहा है, इसमें 2 गुणे 5 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम एक और संख्या लेते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था 420 का। तो अगर इसका भी हम गुणनखंड करेंगे तो आप अगर इसका गुणनखंड करोगे तो ये आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। 2 दूना 4 3 12, 12 25 60, और 60 सत्ता जो है कितना होता है 120, ठीक है। 60 सत्ते कितना होगा 7 6 42 यानी कि 420 होगा। ये चीज़ जो है अब आपको देखना है इन दोनों संख्याओं में, और आप और भी कर सकते हो। जो अंक जो है 0 पर समाप्त होता है, तो इन संख्याओं में आपको देखना है 2 चीज़ें आपको मिलेंगी। एक तो 2 मिलेगा और दूसरा जो है 5 मिलेगा। एक तो 2 मिलेगा और दूसरा में क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो ऐसी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड हो जिसमें 2 भी हों और 5 भी हों, वो संख्याएं जो है 0 पर समाप्त होती हैं। ये चीज़ जो है आपको दिमाग में रखना है और अपने जो है बातों को समझना है। ये चीज़ होना ही अनिवार्य है। अभी 2 और 5 कितनी बार है ये जो है आवश्यक नहीं है।
ये मैटर नहीं करता कि 2 और 5 जो है कितनी बार आए, लेकिन न्यूनतम जो है एक बार 2 और 5 आना ही चाहिए, तभी वो संख्या जो है 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि 2 और 5 आएगा तभी तो 2 25 10 होगा और बाकी जो गुणनफल होगा वो 0 जो है बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है यही हमारी कंडीशन होती है। तो इस चीज को जो है हम लिख लेते हैं। अब इस चीज को जो है हमने आपके सामने लिख दिया है कि पढ़िए आप कि यदि किसी संख्या की अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा तो वह संख्या जो है अंक 0 पर समाप्त होगी। तो ये जो है एक लॉजिक है ये पता करने के लिए कि अगर कोई संख्या के अंत में 0 आ रहा है तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 0 और एक बार जो है 2 और एक बार जो है 5 आना अनिवार्य है। तो वहाँ से हम बता सकते हैं कि हाँ जो हमारी संख्या होगी वो जो है 0 अंक पर समाप्त होगी कि नहीं होगी। अब जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम इसका हल देखते हैं। अगर हम 6 पे n है तो 6 पे n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 पे n लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि n तो मान लीजिए आपकी प्राकृतिक संख्या, ये तो कहीं जा नहीं रही, इसका मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन आपको देखना है जो हमारी 6 है उसका गुणनखंड देखना है कि हमें इस गुणनखंड में 2 गुणे 3 मिला है और यहाँ हमें 5 नहीं मिला है। तो 5 देखिए हमने 6 का क्या किया, अभाज्य गुणनखंड किया है, 2 और 3 को और छोटा नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर हमें 2 भी मिल जाए और 5 भी मिल जाए तब हम बोलेंगे कि हाँ वो संख्या 0 पर समाप्त हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें सिर्फ 2 एक ही बार मिला है और 5 हमें मिला ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि इस संख्या में जो है अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 5 नहीं प्राप्त होता है, इसलिए जो है ये संख्या क्या होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं कि 6 पे n का अभाज्य गुणनखंड में जो है 5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। और ये था जो है इसका लॉजिक। तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आया। तो आज से आपको अपने दिमाग में एक बात याद रखना है कि यदि कोई संख्या है अगर उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर उसमें एक बार 2 या एक बार 5 आ जाता है, यानी कि 2 और 5 आना अनिवार्य है, तो वो संख्या जो है 0 पर समाप्त होगी। अगर नहीं आएगा तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो ये था जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना जो है एक क्या है, भाज्य संख्या है। यानी कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 क्या है, ये भाज्य संख्या है। और ये जो दूसरा जो है डिजिट दिया हुआ है कि 7 गुणे 6 गुणे 5 4 3 2 गुणे 1 प्लस 5 जो है ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ समझने वाली बात है कि भाज्य संख्या होती क्या है। तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि एक होती है अभाज्य संख्या और एक होती है भाज्य संख्या। तो संख्या जो होती हैं, एक होती है अभाज्य और एक होती है हमारी भाज्य संख्या। तो अभाज्य जो संख्या होती है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, और जो हमारी भाज्य संख्या होती है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। अब इसको समझते हैं। भाज्य संख्या जो कंपोजिट नंबर होती है उन्हें हम संयुक्त संख्याएं भी बोलते हैं। तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं तो नाम से ही स्पष्ट है कि अभाज्य, जो विभाजित न हो सके, यानी कि ऐसी संख्याएं जिसका हम अभाज्य गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। कोई बातों पर ध्यान दीजिएगा कि ऐसी संख्याएं जिसका हम अभाज्य गुणनखंड नहीं कर सकते हैं उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं, और ऐसी संख्याएं जिसका हम गुणनखंड कर सकते हैं उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 क्या है, हमारा अभाज्य संख्या है, 3 क्या है, अभाज्य है, 7
5, ठीक है, 11 इसमें आ गया, 13 आ गया, ये सब क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। अब यहाँ पे हम 7 को जो है गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, 7 को सिर्फ 7 × 1 ही लिखा जा सकता है, इसके अलावा इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। 3 का गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, 5 का गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में ये संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। और अगर हम जिस संख्या का गुणनखंड कर लें, मान लीजिए अगर 6 लेते हैं, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, यानी कि ऐसी संख्याएं जिसको हम 2 या 2 संख्याओं से अधिक के गुणनफल के रूप में लिख दें, गुणनखंडों के रूप में लिख दें, वैसी संख्याओं को हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिया 10, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, ठीक है, 2 × 5 = 10। तो ऐसे ये जो 10 संख्या है, इसको हमने 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया, गुणनखंडों के रूप में लिख दिया, तो ऐसे में ये क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। तो हमें जो है क्या करना है, हमें इसको अब 2 तरीके हैं इसको करने के, ठीक है। पहले तो हम क्या करें कि इसको, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसका मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ दें, उसके बाद हम उसका गुणनखंड करें, तो हमें अगर गुणनखंड मिलता है तो वो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, अगर नहीं मिलता है तो अभाज्य संख्या होगी। तो इसको करने में ये जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो एक हम शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के लिए देखते हैं, जो हमारा सबसे पहले इसमें 2 क्वेश्चन है, एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है, ठीक है। तो पहला पार्ट जो हमारा है उसको हम देखते हैं कि 7 × 11 × 13 + 13। अब ये जो है, ये एक टर्म है और एक ए टर्म है। आपको पता होगा कि अगर किसी भी चीज़ के बीच में प्लस लग जाता है तो प्लस के इधर वाला एक टर्म होता है और प्लस के इधर वाला एक टर्म होता है। तो यहाँ पे भी देखिए प्लस लग गया, तो प्लस के इधर एक टर्म है, प्लस के इधर एक टर्म है। इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यानी कि इन दोनों में क्या उपस्थित है जिसे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इन दोनों में देखेंगे आपको 13 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से हम 13 बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे पास बचेगा 13 बाहर निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 7 × 11 प्लस को क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो अगर सॉल्व करेंगे तो 11 × 7 = 77, 77 × 1 = 78 हो गया, तो 13 × 78 इसको लिख सकते हैं। और यहाँ से आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि ये जो संख्याएं हैं ये भाज्य संख्याएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चूंकि जो दी गई संख्याएं हैं वो दो संख्याओं के गुणनखंड के रूप में है, अतः ये संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। तो ये जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, वो भाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। तो हमने पहला प्रूव कर लिया। अब हम बात करते हैं दूसरे की। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देख लिया, अब हमने दूसरे को देखना है। तो दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस जो है 5 को बताना है हमको। सेम पैटर्न, प्लस के इधर एक टर्म है, प्लस के इधर एक टर्म है, और इस टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, इस टर्म में आ रहा है कॉमन हमारा 5। तो हम क्या करेंगे, 5 को जो है कॉमन निकालेंगे। तो जब हम 5 को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 7 × 6 × 4, 5 आ गया बाहर, × 3 × 2 × 1 प्लस जो है यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि हम कैरी ले चुके हैं। अब यहाँ पे आप इसको बिना सॉल्व किए भी बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 है और 5 की इनटू में देखो कुछ लिखा है, तो इसको सॉल्व करोगे तो एक डिजिट आएगा, तो 5 × 1 डिजिट आएगा, यानी कि 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में हो गया है। तो ऐसे में ये भी क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी, और इसको हम प्रूव भी कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका आएगा 1009, इसका मान जो आएगा वो आएगा आपका 1009। तो यहाँ से आप लिखोगे 5 × 1009, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करोगे, इसको 1 प्लस करोगे तो 1009 आएगा। और यहाँ आप लिख सकते हो डायरेक्टली कि ये क्या है, ये एक भाज्य संख्या है। क्यों है ये भाज्य संख्या? क्योंकि ये जो है 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा चुका है, इसलिए क्या है, ये एक भाज्य संख्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये, और जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो और भी मज़ेदार होने वाला है। तो हम लोग जो है 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है। ये क्वेश्चन जो है दिखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। कहते हैं ना कि एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो ये एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं, अधिकतम कहाँ है और न्यूनतम क्या है। अगर अधिकतम होता है तो एचसीएफ कर देते हैं, और न्यूनतम होता है तो एलसीएम कर देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा आपको कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा, अधिकतम या न्यूनतम। इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और बहुत ही लॉजिक से इसको समझने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं
कि किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए कोई खेत है और उसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। तो हम लोग बना लेते हैं कि अगर कोई खेत है उसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है, इसके अंदर क्या है, एक खेत है। ठीक है, अब क्या है कि इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो एक लड़की सोनिया है, वो क्या करती है, वो इस जो वृत्ताकार पथ है इस पर रेस लगा रही है। उसको कितने लग रहे हैं, 18 मिनट लग रहे हैं। मान लीजिए सोनिया है ये, ठीक है, सोनिया को जब ये पूरा चक्कर लगाना पड़ता है तो इसको लगते हैं 18 मिनट। ठीक है, ये चीज़ पहले आप समझ लीजिए। क्वेश्चन को आपको पढ़ते जाना है और समझते जाना है। तो यहाँ सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते। तो एक लड़का भी है, वो भी चक्कर लगा रहा है, उस लड़के का नाम रवि है, और उस रवि को इस पूरा चक्कर लगाने में लगता है 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट कितना लगता है, रवि को लगता है। उसके बाद देखिए कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से, मान लीजिए वो जो है दोनों एक ही है, तो हमने ऑलरेडी एक ही स्थान पे कर रखा है, एक ही स्थान से एक ही समय में प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो दोनों पुनः जो है प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि इस क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि सोनिया और रवि नाम के दो लड़के हैं। ठीक है, और सोनिया को इस पूरे को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है और रवि को जो है पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि सोनिया और रवि जो है वो एक ही दिशा में जो है दौड़ रहे हैं, एक ही साथ दौड़ रहे हैं। तो हमें ये ज्ञात करना है कि ये अगर मान लीजिए सोनिया 18 मिनट में यहाँ पे आएगी तो रवि जो है ये जो है 12 मिनट में जो है दौड़ लेगा और 18 मिनट में यहाँ कहीं पहुँच जाएगा। ठीक है, उसके बाद सोनिया जो है दूसरा, तो ऐसे में ये कितने चक्कर लगाएंगे, हमें ये ज्ञात करना है कि कितने समय बाद वो दोनों फिर जो है आकर के यहीं पे मिल जाएंगे। तो ऐसी चीज़ को ज्ञात करने के लिए हम अगर एलसीएम निकाल दें तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा। लेकिन हम एलसीएम ही क्यों निकालेंगे, इसका जो लॉजिक है उसको हम समझते हैं कि एलसीएम ही क्यों निकालेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं, इस क्वेश्चन को हम बड़ा नहीं करेंगे, इसका जो आंसर है वो बिल्कुल एलसीएम ही निकालना है आपको। एलसीएम जैसे निकालेंगे आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको लॉजिक समझने के लिए जो है हम देखते हैं कि लिखेंगे हम माना सोनिया को ए चक्कर लगाने के पश्चात ए चक्कर तथा रवि को बी चक्कर लगाने के बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि सोनिया हम ए चक्कर लगाती है। ठीक है, अब हमें तो पता है नहीं कि सोनिया जो है एक चक्कर लगा रही है, 2 चक्कर लगा रही है कि 3 चक्कर लगा रही है, उसके बाद मिल रही है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि सोनिया ए चक्कर लगा रही है और जो रवि है वो बी चक्कर लगाने के बाद जो है इस स्थान पे मिलता है। ऐसे में उसके बाद क्या होगा, अब हम निकालेंगे कि सोनिया को ए चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सोनिया अगर एक चक्कर को 18 मिनट में पूरा करती है तो सोनिया को ए चक्कर पूरा करने में 18 गुणे ए मिनट लगेगा। तो सोनिया को लगा समय बराबर क्या होगा, 18 गुणे ए होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि सोनिया एक चक्कर में 18 मिनट दौड़ती है तो ए चक्कर में 18 गुणे ए मिनट दौड़ेगी। और रवि को कितना टाइम लगेगा, रवि को लगा समय बराबर ये होगा 12 गुणे बी होगा। क्यों, क्योंकि रवि जो है एक चक्कर को लगाने में जो है 12 मिनट लेता है, तो बी चक्कर लगाने में वो 12 गुणे बी मिनट लगेगा। और ऐसी स्थिति में वो क्या है, वो प्रारंभिक स्थान पर मिल जा रहे हैं। ठीक है, हमने क्योंकि लिखा है ये ए चक्कर लगाने के बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिल जा रहे हैं। तो ऐसे में समय तो दोनों का सेम ही होगा। जैसे मान लीजिए वो 1 घंटा पहले दौड़ना स्टार्ट किए। ठीक है, 1 घंटे में वो जो है 5 चक्कर लगाया और जो है रवि जो है 7 चक्कर लगाया और 7 चक्कर लगाने के बाद दोनों जो है आपस में मिल गए। तो दोनों का समय तो समान ही है, यानी कि 1 ही घंटा उसको भी लगा, 1 घंटा उसको भी लगा। हाँ, चक्कर की संख्या जो है वो अलग है लेकिन समय जो हमारा है वो समान है। तो ऐसे में लिख सकते हैं कि जो हमारा समय होगा सोनिया द्वारा वो बराबर होगा समय जो है
जो है किसके द्वारा, बी द्वारा लगे समय के बराबर होगा। और इस चीज़ से क्या स्पष्ट होता है, इस चीज़ से ये स्पष्ट होता है कि जो हमारा 18 का गुणनफल होगा वही हमारा 12 का भी गुणनफल होगा। ऐसे में ये पता चलता है कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिसकी गुणनफल से 18 से भी मान निकल सकता है और 12 से भी मान निकल सकता है। ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे में हमें एलसीएम ही करना पड़ेगा। तो यही इसका लॉजिक है, इसका एलसीएम हम क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने समझा कि इसका जो समय है वो बराबर है और गुणनफल जो है हमारा एक ही आना चाहिए। तो इसका एलसीएम हम निकालेंगे, तो एलसीएम हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम कैसे निकालते हैं, 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 9 18, 2 छक्के 12, 2 3 6 9, ऐसे का ऐसा उतर जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 एक 3 और ये हो जाएगा 3 एक 3। इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 3 यानी कि 2 दूना 4 3 12 36। इसका जो है ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम मतलब क्या आ गया, 36 मिनट आ गए हैं। ठीक है, तो एलसीएम यानी कि इन दोनों को जो है 36 मिनट बाद जो है दोनों जो है मिल जाएंगे। अब 36 मिनट से मतलब क्या हुआ, हम कैसे चक्करों की संख्या निकालेंगे आप समझिए। देखिए यहाँ पे इस लॉजिक को लगाइए कि 36 मिनट में जो है ये दोनों मिल जा रहे हैं। तो अगर ये रवि है, रवि मान लीजिए 12 मिनट में एक चक्कर लगाया, ठीक है, उसके बाद दूसरा चक्कर वो 24 मिनट में लगाएगा, फिर तीसरा चक्कर वो 36 मिनट में लगाया, यानी कि रवि को कितने चक्कर लगे, 3 चक्कर लगे। भाई 36 मिनट में रवि को कितना चक्कर लगाना पड़ा, 3 चक्कर लगाना पड़ा। और जो हमारी सोनिया है उसको कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, तो जब रवि 3 चक्कर लगा रहा था तो सोनिया भी तो चक्कर लगा रही थी। सोनिया जो है 18 मिनट में एक चक्कर लगाई, उसके बाद जो है 18 दूना 36 मिनट में जो है वो 2 चक्कर लगा रही है, यानी कि सोनिया को लगाना पड़ा 2 चक्कर। इस तरह से जो है हम लिंक कर सकते हैं। तो ए और बी का मान जो है वो क्या होगा, सोनिया के लिए जो चक्करों का मान होगा वो 18 गुणे 3 होगा। तो ए का मान क्या होगा, 18 गुणे 2 हो जाएगा। और जो हमारे बी का मान होगा वो क्या होगा, वो जो है 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह से जो है लॉजिक की तरह जो है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। वैसे तो आप जो है पेपर में डायरेक्टली एलसीएम कर सकते हैं, ठीक है, इसको करने की आपको जरूरत नहीं है, बस इसको समझाने के लिए हमने आपको बताया। तो आप पेपर में इसको एलसीएम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना एक समझ होना चाहिए, और समझ तभी डेवलप होगा जब हम इस तरह से जो है लॉजिक की तरह जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जो तीनों क्वेश्चन है वो आपको मक्खन हो गया होगा, आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो जो है आप क्या कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और आगे आने वाले वीडियो में जो एक्सरसाइज 1.3 है उसमें जो है क्या है, अपरिमेय संख्याओं से रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस है, हमको प्रमेय जो है उसको प्रूव करना है कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को लेकर हम डिस्कस करेंगे 1.3 जो है आने वाले जो है वीडियोज़ में। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जो है इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय